नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया और मैं आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उपचुनाव को लेकर एक्टिव मोड में भाजपा। 2 विधानसभा सीटों के लिए 4 नेताओं को सौंपी जिम्मेदारी। उम्मीदवारों के चयन पर होगा मंथन। बीजेपी के लिए मंगलौर विधानसभा सीट पर जीत हासिल करने की चुनौती। मंगलौर में कभी खाता नहीं खोल पाई भाजपा। सवाल, क्या इस बार मंगलौर परिणाम करेगा हैरान? उत्तराखंड को केंद्र से मिले केंद्रीय राज्य मंत्री के पद पर उठ रहे सवाल। देवभूमि को क्यों नहीं मिला केंद्रीय कैबिनेट मंत्री पद का तोहफा? अजय टमटा बनाए गए केंद्रीय राज्य मंत्री। और देहरादून के एक निजी कॉलेज से सामने आया केरला स्टोरी जैसा मामला। छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। धर्म परिवर्तन का बनाया गया था दबाव। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। बीजेपी द्वारा 2 विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर 4 नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है, जो कि उम्मीदवारों के चयन को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ रायशुमारी करेंगे और उसके बाद रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री को सौंपी जाएगी। मंगलौर विधानसभा सीट की जिम्मेदारी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी और राजपूत से भाजपा विधायक खजान दास को दी गई है, तो वहीं बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर रुद्रप्रयाग विधायक भरत चौधरी और कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। देखिए, आज प्रदेश महामंत्री माननीय आदित्य कोठारी जी और मुझे पार्टी संगठन ने जिम्मेदारी सौंपी है कि आप लोग मंगलौर जाएंगे एज ए पर्यवेक्षक के रूप में। वहाँ पे कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, बातचीत करेंगे। हमारे तमाम जो उस विधानसभा में वरिष्ठ जन रहते हैं उनसे बातचीत करते हुए, बैठक करते हुए फिर एक पैनल बना करके हम महामंत्री संगठन और प्रदेश अध्यक्ष जी को देंगे। फिर वो विचार विमर्श करते हुए अपने केंद्रीय नेतृत्व को अपना बाकायदा पैनल बना करके भेज देंगे। उत्तराखंड की मंगलौर सीट पर उपचुनाव होने हैं। ये सीट बीजेपी के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहने वाली है। वो इसलिए क्योंकि राज्य गठन के बाद से आज तक बीजेपी मंगलौर विधानसभा सीट पर जीत हासिल नहीं कर पाई। लेकिन इस बार क्या होगी बीजेपी की रणनीति, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। बीजेपी के लिए मंगलौर उपचुनाव नहीं आसान। अब तक मंगलौर में बीजेपी नहीं जमा पाई पैर। इस बार क्या मंगलौर परिणाम करेगा हैरान? उत्तराखंड के हरिद्वार जिले की मंगलौर विधानसभा सीट पर 10 जुलाई को उपचुनाव के लिए मतदान होना है। बसपा विधायक सरवत करीम अंसारी के निधन के चलते ये सीट खाली हुई है, जिस पर उपचुनाव को लेकर बिगुल बज चुका है। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन इस बार फिर से मंगलौर में मुकाबला त्रिकोणीय होने के आसार नजर आ रहे हैं। बसपा ने सरवत करीम अंसारी के बेटे उबेर दुर्रहमान को मैदान में उतारने का फैसला कर लिया है, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन का मैदान में उतरना तय है। हालांकि बीजेपी के भीतर उम्मीदवार उतारने को लेकर मंथन जारी है। बीजेपी के लिए उपचुनाव किसी बड़ी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होने वाला, क्योंकि अभी तक उत्तराखंड में जितनी भी सरकार रही वो राजनीतिक दल उपचुनाव में जीत हासिल करने में कामयाब रहा है। लेकिन बसपा के गढ़ मंगलौर में जिस तरह से अभी तक हुए 5 विधानसभा चुनाव में 4 बार बसपा और 1 बार कांग्रेस को जीत मिली, ऐसे में बीजेपी के लिए ये सीट टेंशन बढ़ाने वाली है। इस सीट का इतिहास क्या कहता है, चलिए आंकड़ों के लिहाज से आपको बताते हैं। साल 2002 में पहली बार हुए विधानसभा चुनाव में बसपा से चुनाव लड़े काजी निजामुद्दीन ने कांग्रेस उम्मीदवार सरवत करीम अंसारी को हराया। 21,115 वोट लाकर काजी निजामुद्दीन विधायक बनकर विधानसभा पहुंचे। साल 2007 में काजी निजामुद्दीन ने बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा, 25,559 वोट लाकर जीत हासिल की। लेकिन इस बार रालोद के कुलदीप चौहान दूसरे नंबर पर रहे, जबकि सरवत करीम अंसारी तीसरे नंबर पर रहे। 2012 में बसपा के टिकट पर सरवत करीम अंसारी चुनाव लड़े, 24,706 वोट लाकर जीत हासिल की। कांग्रेस से चुनाव लड़े काजी निजामुद्दीन चुनाव हार गए। साल 2017 में कांग्रेस ने फिर से काजी निजामुद्दीन पर भरोसा जताया। काजी निजामुद्दीन ने 31,352 वोट लाकर जीत हासिल की। 2022 विधानसभा चुनाव में बसपा ने फिर सरवत करीम अंसारी को टिकट दिया, 32,660 वोट लाकर जीत हासिल की। कांग्रेस की तरफ से काजी निजामुद्दीन दूसरे नंबर पर रहे, 32,062 वोट हासिल हुए और 598 वोट के अंतर से वो चुनाव हार गए।
अब मंगलौर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव के जो नतीजे सामने आए उससे कांग्रेस का मनोबल बढ़ा है, जबकि बीजेपी की राह मुश्किल नजर आ रही है। मंगलौर विधानसभा सीट पर 2024 के चुनावी नतीजों में कांग्रेस को 44,101 वोट हासिल हुए, तो वहीं बीजेपी को 21,100 वोट मिले, जबकि बसपा के खाते में सिर्फ 5,507 वोट आए। आंकड़ों के जरिए आप समझ सकते हैं कि मंगलौर उपचुनाव बीजेपी के लिए आसान नहीं रहने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश, प्रयास और मेहनत दोनों सीटों में हम लोग बराबर रखेंगे, चाहे वो बद्रीनाथ की सीट हो चाहे मैंगलोर की सीट हो। अगर मैं मैंगलोर की सीट की बात करूं तो जब से राज्य बना है तब से लेकर के, चाहे हम जीते नहीं हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ नित्य प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो अब आप ये लगाइए कि 20-22 हज़ार वोट हमको अभी लोकसभा में वहाँ पर पड़ा है। जब किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में 22,000 वोट पड़ता है तो निश्चित तौर पर एक शुभ संकेत, शुभ लक्षण होता है। मंगलौर विधानसभा सीट पर कांग्रेस को जीत की पूरी उम्मीद है। इसीलिए कांग्रेस का मानना है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में करीबी अंतर से काजी निजामुद्दीन चुनाव हार गए, लेकिन पूरे देश में भी कांग्रेस का जनाधार बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए वहाँ पर मुझे लगता है कोई उनका जनाधार है नहीं। अगर आप 2022 का भी चुनाव देखेंगे तो उसमें भाजपा तीसरे नंबर पर चली गई थी और काजी निजामुद्दीन जो हैं वो बहुत कम वोटों के अंतर से जीत पाने में रह गए थे। तो इस वक्त तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी की लोकप्रियता भी देश भर में बढ़ी है और काजी भाई ने भी अपना अच्छा जनाधार वहाँ पर इकट्ठा कर लिया है। तो जो भी और दल आएगा वो मुझे लगता है वो वोट कटवाई साबित होगा और जीत जो है वो काजी भाई ही दर्ज कराएंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। मंगलौर विधानसभा सीट पर उपचुनाव त्रिकोणीय होने के आसार नजर आ रहे हैं। बीजेपी के लिए जीत की राह आसान तभी होगी जब कांग्रेस का वोट बैंक बसपा की तरफ शिफ्ट होगा और बसपा और कांग्रेस एक दूसरे को बराबर का नुकसान पहुंचाए तो बीजेपी की राह आसान हो सकती है। इस लोकसभा चुनाव में 5 सीटें जीतने वाली बीजेपी को भले ही केंद्र से रिटर्न गिफ्ट के तौर पर अल्मोड़ा से सांसद अजय टम्टा को केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया गया हो, लेकिन अब सवाल ये उठने लगे हैं कि हिमाचल प्रदेश की तरह ही आखिर उत्तराखंड से भी कैबिनेट मंत्री क्यों नहीं बनाया गया। यह रिपोर्ट देखिए। मैं अजय टम्टा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। उत्तराखंड को केंद्र से मिला तोहफा, लेकिन उठ रहे सवाल। टम्टा बनाए गए केंद्रीय राज्य मंत्री, लेकिन कैबिनेट मंत्री से दरकिनार। बड़ी हैरानी की बात है कि लोकसभा की 4 सीटों वाला पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश को मोदी सरकार में इस बार कैबिनेट मंत्री बनाकर तोहफा दिया गया, लेकिन 5 सीटों वाले उत्तराखंड को सिर्फ केंद्रीय राज्य मंत्री से ही संतुष्ट होना पड़ा। दरअसल इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी भले ही बहुमत का आंकड़ा छूने में कामयाब ना रही हो, लेकिन कई राज्यों में क्लीन स्वीप कर केंद्र को खुश कर दिया। ऐसे में जब बारी रिटर्न गिफ्ट देने की आई तो केंद्र सरकार पर भेदभाव और वादा खिलाफी के आरोप लग रहे हैं, क्योंकि पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश जिसकी 4 लोकसभा सीटें हैं, वहां से जेपी नड्डा को स्वास्थ्य मंत्री बनाकर तोहफा दिया गया। वो स्वास्थ्य मंत्रालय जिसकी महत्वपूर्ण मंत्रालयों में गिनती होती है, उस मंत्रालय की जिम्मेदारी हिमाचल से आने वाले जेपी नड्डा को सौंपी गई। इतना ही नहीं, लगातार हिमाचल प्रदेश से कैबिनेट मंत्री बनाए जाते रहे हैं। पिछली बार भी अनुराग ठाकुर को कैबिनेट मंत्री बनाया गया था, लेकिन उत्तराखंड की जब बारी आई तब सिर्फ राज्य मंत्री बनाकर ही संतुष्ट कर दिया गया, वो भी तब जब उत्तराखंड में बीजेपी बैक टू बैक 5 लोकसभा जीतने में कामयाब रही है। अल्मोड़ा सांसद अजय टम्टा को केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री बनाया गया, यानी कि उनके पास मंत्रालय की पूरी जिम्मेदारी नहीं है। वो कैबिनेट मंत्री के अंडर काम करेंगे और पीएम को सीधा रिपोर्ट करने के बजाय कैबिनेट मंत्री को रिपोर्ट करेंगे। अब केंद्र सरकार के दोहरे रवैये को लेकर सवाल उठने लगे हैं। उत्तराखंड कांग्रेस ने मोदी सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। प्रधानमंत्री का ये विवेक होता है कि वो किसको मंत्री पद दें और किसको मंत्रिपरिषद में स्थान न दें, ये उनका विवेक है। लेकिन चूंकि ये राजनीतिक मुद्दा इसलिए है और उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में इसलिए मुद्दा है कि वो एक प्रत्याशी के चुनाव प्रचार के दौरान उनके बड़े नेता ये बोलते हुए फिर रहे थे कि
कि भाई आप इनको जिताओ, ये सिर्फ सांसद नहीं है। इसलिए आज उत्तराखंड का जनमानस अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, और उत्तराखंड का जनमानस यदि अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहा है तो गणेश गोदियाल तो पहले से बोल रहा था कि ये ठग हैं, ये ठगने आए हैं, और एक बार फिर ठग कर चले गए। हालांकि उत्तराखंड बीजेपी राज्य मंत्री बनाने भर से ही गदगद नजर आ रही है। बीजेपी का कहना है कि पीएम मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव रहा है और प्रदेश के लिए हमेशा ही बेहतर सोचा जाता रहा है। इसमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया गया। कभी भी सौतेला व्यवहार नहीं है, जिसकी नज़र माननीय प्रधानमंत्री जी की पूरी उत्तराखंड पर है। और उत्तराखंड में आकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, केदारनाथ की धरती पर कहा कि ये दशक उत्तराखंड का होगा, तो कांग्रेस का इस प्रकार का मिथ्या प्रचार प्रसार करना वो तर्क संगत नहीं है। कांग्रेस अपने गिरेबान जाके वो कहाँ पर स्टैंड करती है उत्तराखंड में, वहीं तक सीमित रहे। और उत्तराखंड के विकास के प्रति माननीय प्रधानमंत्री चिंतित है। हमारे मुख्यमंत्री लगातार प्रधानमंत्री से वार्तालाप करते हुए उत्तराखंड के विकास के लिए चिंता करते हैं। और इसलिए मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सड़क परिवहन मंत्री माननीय अपने अजय टम्टा जी को बनाया गया है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं प्रधानमंत्री जी का दिल के गहरे से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। बीजेपी भले ही केंद्र सरकार के इस फैसले से खुश नजर आ रही हो, लेकिन उत्तराखंड से कैबिनेट मंत्री न बनाना सवाल तो खड़े करता ही है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और CWC के सदस्य गणेश गोदियाल ने पौड़ी लोकसभा सीट के लिए जनता का आभार जताया। उन्होंने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव की अपेक्षा कांग्रेस ने 2024 के चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया है। हमारी कमी की वजह से ही कांग्रेस की हार हुई। बीजेपी ने अपनी ताकत के बल पर कांग्रेस के कई नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कराया। इसके साथ ही गणेश गोदियाल ने यह भी कहा कि प्रदेश की जनता को बेरोजगारी, बदहाल कानून व्यवस्था समेत तमाम मुद्दों पर हमारा साथ देना चाहिए था। अब मेरे प्यारे साथियों, बात यह है कि क्या खोया क्या पाया। मैं गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र के इतर समस्त उत्तराखंड की 5 लोकसभा क्षेत्र की जनता को, वहाँ के मतदाताओं को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमें जो समर्थन दिया, हमें जो साथ दिया, उसके लिए हम सब कांग्रेस ने उन्हें धन्यवाद देते हैं। हमारी कुछ कमियां रह गई, जिन कमियों को हम भविष्य में पूरा करेंगे। बात यहाँ यह है कि इस लोकसभा क्षेत्र में, गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र में क्या खोया क्या पाया। मैं समझता हूँ कि हमने बहुत कुछ पाया। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो हम पिछले मार्जिन को करीब करीब आधा लाने में सफल रहे। उधर लक्सर के प्रतापपुर से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक सीएम पोर्टल पर आई अवैध खनन की शिकायत के बाद जांच के लिए पहुंचे लेखपाल के साथ ग्राम प्रधान ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर उनके साथ मारपीट की। घटना के बाद पीड़ित लेखपाल ने चाहा ग्राम प्रधान सहित अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया, तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर अब जांच शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि इस घटना के बाद से लेखपाल सभी कामकाज ठप कर धरने पर बैठ गए हैं। ये कोई अनूप सिंह सैनी शिकायत करता, इसने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की थी कि ये ग्राम प्रधान रोने और कुछ और लोगों के नाम थे, ये अवैध खनन कराते हैं, अवैध अतिक्रमण वगैरह इस तरह का मामला था। इसके लिए सीएम हेल्पलाइन की शिकायत की गई थी। एसडीएम साहब के आदेश हुए, तहसीलदार के आदेश हुए, जाँच के लिए पटवारी मौके पर गया था जाँच के लिए। तो उसी बीच जो है ये कुछ गुस्सा हो गए हैं प्रधान जी, और इन्होंने इसकी मारपीट की। यही मामला था, कल 11 तारीख को। एक्चुअली लेखपाल जो है सांकेतिक कार्य बहिष्कार वाले हैं, और कोई अगर अर्जेंट काम है तो उन्हें जाने के लिए तैयार है। वहीं रुड़की में अतिक्रमण पर हो रही कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस ने नगर निगम कार्यालय का घेराव किया। कांग्रेसियों ने आरोप लगाया कि नगर निगम अतिक्रमण के नाम पर लोगों को परेशान कर रहा है। कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने मुख्य नगर आयुक्त से कहा कि अतिक्रमण मुक्त की कार्रवाई से पहले प्रभावितों को शिफ्ट होने का समय दिया जाना चाहिए। आपको बता दें कि कांग्रेसियों ने नगर निगम से मानसून सीजन की तैयारियों को लेकर भी जानकारी मांगी है। पिछले कई दिनों से अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 2 दिन से हमारा कहना यह है कि अगर आप अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप उसका व्यापक प्रचार प्रसार करें, लोगों को सूचना दें, और जो लोग बाय फॉल्ट अतिक्रमण कर रहे हैं उन्हें उनके प्रति नरमी रखी जाए, और जो जानबूझ के अतिक्रमण कर रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं, जिनके पास वेंडर लाइसेंस नहीं है, जिनसे असुविधा हो रही, जिनकी वजह से जाम लग रहा है, उनके खिलाफ आप कार्रवाई करो। देखिए, प्रतिनिधिमंडल का ये कहना था कि अतिक्रमण के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है
उसको लेके उनके कुछ इश्यूज़ थे, तो उनको आश्वस्त किया गया है कि सभी पर समान रूप से कार्रवाई की जाएगी और लगातार कार्रवाई की जाएगी। उनका भी ये कहना था कि रुड़की को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए वो भी सहयोग इसमें करेंगे, तो उनके माध्यम से भी इस चीज़ को हम लोग कर रहे हैं और हमारी जो टीम है अतिक्रमण हटाने वाली वो लगातार रोज़ ही इस पे काम कर रही है अतिक्रमण हटाने में। केरला स्टोरी फिल्म जैसा ही एक मामला देहरादून के एक निजी कॉलेज से सामने आया है। थाना रायपुर क्षेत्र में निजी कॉलेज में पढ़ने वाले एक छात्रा को विशेष समुदाय की छात्रा ने विशेष समुदाय में धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया गया और निकाह करने के लिए भी ये दबाव बनाने की बात सामने आई है। छात्रा द्वारा धर्म परिवर्तन करने से मना करने पर उसी छात्रा की प्राइवेट फोटोज वायरल करने की भी धमकी दी गई। छात्रा की तहरीर के बाद अब विशेष समुदाय की छात्रा के खिलाफ थाना रायपुर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है। ये थाना रायपुर में पीड़िता बालिका है जिसकी मदर द्वारा एक तहरीर दी गई थी कि उनकी बेटी एक वहीं पर स्थानीय कॉलेज में पढ़ती है और वहाँ पर उसके साथ उसकी एक दोस्त है जो कश्मीरी मूल से रहने वाली है और वो भी उनके साथ पढ़ती है और वो दोनों साथ में थे। कहीं उसकी कोई प्राइवेट फोटोग्राफ्स उसके द्वारा ले ली गई थी और इसके बाद जो है उसको समय समय पर अपने अन्य दोस्तों के साथ दोस्ती करने के लिए उकसाया गया था। चूँकि तहरीर प्राप्त हुई थी, इसके साथ ही तहरीर के आधार पर इसमें उत्तराखंड धर्मांतरण निषेध जो हमारा एक्ट है उसके तहत मुकदमा दर्ज हो गया था और साथ ही साथ जो उसमें तहरीर के आधार पर अन्य धाराएं भी इंक्लूड हो गई थी। अभी तक जो प्राथमिक हमारी इन्वेस्टिगेशन है इसमें पीड़िता को बयान के लिए बुलाया गया है इसमें, जिससे कि उनसे और चीज़ें अगर कोई साक्ष्य को एकत्र कर लिया जाए। जिसके ऊपर आरोप लगाए गए हैं उसको भी समनिंग की गई है और उससे भी पूछताछ की जाएगी। पूछताछ उपरांत ही इसमें स्पष्ट हो पाएगा कि किस तरह से अगर कोई ब्लैकमेलिंग की बात आई थी या कोई फोटोग्राफ लिया गया था तो कब की बात है या क्या दिखाया गया जिससे कि वो इतने भय में थी और कारण परेशान थी और जिसके बाद उनकी मदर द्वारा ही तहरीर दी गई। वहीं डेंगू का सीजन शुरू होने वाला है, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग को अब आशा कार्यकर्ताओं की याद आई है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आशाओं ने पिछले साल लोगों को डेंगू से जागरूक करने के साथ ही मरीजों को चिन्हित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, मगर उनकी प्रोत्साहन राशि आज तक उनके खातों में नहीं गई है। हालांकि अब फिर से आशा वर्कर्स की जरूरत पड़ने पर स्वास्थ्य विभाग हरकत में नजर आ रहा है। कार्यकर्ताओं के खातों में प्रोत्साहन राशि भेजे जाने की बात कही जा रही है। बिल्कुल, हमारे यहाँ जो है ऑलरेडी फाइल जो है अप्रूवल के लिए भेज दी गई है आगे, जिसमें कि क्विक रिस्पांस टीमों का गठन किया गया है और इस चीज़ का भी ध्यान रखा गया है कि जो कर्मचारी पिछली बार थे अगर उनका स्थानांतरण हो गया तो उनके नाम डिलीट कर नए नामों को उसमें जगह दी गई है। और जो आशाओं और हमारे सुपरवाइजर्स की जो लिस्ट है वो हमारे डोर टू डोर कैंपेन चलता है सोर्स रिडक्शन के लिए, वो एक पृथक से लिस्ट है। उधर खटीमा तहसील क्षेत्र के ग्राम खेलडिया में एक घर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। आग लगने की वजह से घर में मौजूदा सारा सामान जलकर राख हो चुका है। गनीमत ये रही कि इस पूरे हादसे में किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई है। वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने बामुश्किल आग पर काबू पाया है। उधर पीड़ित परिवार प्रशासन से मुआवजे की मांग कर रहा है। लगभग 8:30-9 बजे करीब आग लगाई शॉर्ट सर्किट से, बिजली जलने से, और उसमें पूरे सारे सामान मेरा जल गया। बेड फिर सब था, साइकिल वगैरह ये सब जल गया। और क्या कहते हैं पापा नगर लिए 30,000 कमेटी से वो भी जल गया और कम 4-4.5 लाख करीब मेरा सब नुकसान हो गया। सारे सामान जल गए। बहन आई थी उसका भी कागज़ था, कपड़े लत्ते सब जल गए उसके बहन का भी। अभी सूचना आई है सुबह कि खिलड़िया में एक घर में आग लगी, इसमें 5 परिवार रहते हैं। तो उसमें मौके पर राष्ट्रीय पहुँची है, दमकल कर्मी पहुँच गए हैं, आग को बुझा दिया गया है। क्योंकि जानकारी प्राप्त हुई है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, तो यूपीसीएल को भी इन्फॉर्म कर दिया गया है पहुँच गए मौके पर। और बाकी कोई जान माल का खतरा, उसमें जान माल का नुकसान नहीं है। वहीं रुद्रपुर के स्पोर्ट्स स्टेडियम में राष्ट्रीय लगोरी चैंपियनशिप के लिए टीम का चयन हुआ है। आपको बता दें कि 29 जून से महाराष्ट्र में आयोजित होने वाली लगोरी फेडरेशन ऑफ इंडिया की प्रतियोगिता में राज्य के खिलाड़ी भी हिस्सा ले रहे हैं। ट्रायल के दौरान 19 साल से कम उम्र वाले होनहार खिलाड़ियों को चुना गया है। ये बच्चे महाराष्ट्र में जाएंगे, वहाँ पर पूरे इंडिया के बच्चे आएंगे और उनमें से जो अच्छी टीम बनेगी वो टीम फिर आगे ओलंपिक में खेलेंगी। और वास्तव में जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं तो लगातार खेल और खेल से जुड़ी हुई चीज़ों को उन्होंने बढ़ाने का काम किया है। चाहे स्टेडियम हो, इंडोर स्टेडियम हो, सारी सुविधाओं को उन्होंने पूरे देश के गांव-गांव तक पहुंचाने का काम किया है। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने भी पूरे खिलाड़ियों को
प्रोत्साहन देने के लिए खिलाड़ी उदयमान योजना बनाई है। वहीं हल्द्वानी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान हल्द्वानी सीओ ने भी रक्तदान किया और लोगों को भी प्रेरित किया है रक्तदान करने के लिए। इसके साथ ही युवाओं ने भी बढ़ चढ़कर रक्तदान शिविर में हिस्सा लिया और रक्तदान शिविर स्वर्गीय बाल किशन देवकी जोशी चैरिटेबल ब्लड बैंक की तरफ से आयोजित किया गया था। देखिए, जिस तरह से लगातार बीमारियां बढ़ रही हैं और शहर में ब्लड का बेहद अभाव है, क्योंकि कुमाऊं का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार हल्द्वानी है और सारे मरीज कुमाऊं मंडल से यहीं आते हैं, तो ब्लड की बहुत ज़्यादा कमी हल्द्वानी शहर में हो रही है। जिसको देखते हुए UK04 हेल्पिंग हैंड्स जो हमारी टीम है, यूथ टीम, इसने आज एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया और हम सब लोगों से अपील करते हैं कि वो आगे आएँ और रक्त दें, क्योंकि ब्लड ही एक ऐसी चीज़ है, रक्त ही एक ऐसी है जो किसी की जिंदगी बचा सकता है। दिनेशपुर में पुलिस क्षेत्राधिकारी ओम प्रकाश शर्मा ने बैठक का आयोजन किया, जिसमें स्थानीय लोग भी शामिल हुए। तो वहीं इस मौके पर क्षेत्राधिकारी ने अपराधों की रोकथाम के साथ ही स्थानीय मुद्दों को लेकर चर्चा की, जिसमें स्थानीय लोगों ने भी पुलिस प्रशासन के सामने अपनी समस्याएं रखी। आगामी त्योहार बकरीद जो है उसके उपलक्ष्य में आज मीटिंग ली गई थी, जिसमें व्यापार मंडल और छात्र और CLB के सदस्य और मुस्लिम भाई लोगों को बुलाया गया था। उनके द्वारा उनकी समस्याओं को सुना गया, तो किसी ने कोई समस्या नहीं बताई। उनको बताया गया कि जो त्योहार है वो अमन से मिलजुल के मनाएं और ठीक ढंग से कोई शिकायत ना हो। और प्रदेश की खबरों में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। नमस्कार। उपचुनाव को लेकर एक्टिव मोड में भाजपा। 2 विधानसभा सीटों के लिए 4 नेताओं को सौंपी जिम्मेदारी। उम्मीदवारों के चयन पर होगा मंथन। बीजेपी के लिए मंगलौर विधानसभा सीट पर जीत हासिल करने की चुनौती। मंगलौर में कभी खाता नहीं खोल पाई भाजपा। सवाल, क्या इस बार मंगलौर परिणाम करेगा हैरान? उत्तराखंड को केंद्र से मिले केंद्रीय राज्य मंत्री के पद पर उठ रहे सवाल। देवभूमि को क्यों नहीं मिला केंद्रीय कैबिनेट मंत्री पद का तोहफा? अजय टम्टा बनाए गए केंद्रीय राज्य मंत्री। और देहरादून के एक निजी कॉलेज से सामने आया केरला स्टोरी जैसा मामला। छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। धर्म परिवर्तन का बनाया गया था दबाव।